डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग पहले सीखेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, पहले अदिश के बारे में हम लोग सीख ले रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, तो ये अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो परिमाण केवल होता है और दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने बोला कि आपकी जो लंबाई है 7 फुट है, ठीक, तो ये जो 7 फुट लिखा है ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और ये जो 7 है ये केवल परिमाण को दिखा रहा है और डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो लंबाई है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी भी कैसी राशि है? अदिश राशि। और अगर हम ये बोलें समय, ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। जैसे बोल दिया तापमान, जैसे 22 डिग्री 25 फ़ारेनहाइट, कुछ भी जैसे बोल दिया, तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गति बोल दिया, क्षेत्रफल हो गया अपना, क्षेत्रफल। आयतन हो गया, कार्य हो गया। जैसे बोला धन, मनी, मनी भी एक कैसी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वोल्टता, घनत्व और प्रतिरोध। ठीक, ये सभी राशियां कैसी हैं? ये सभी राशियां हमारी कैसी हैं? अदिश राशियां। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सदिश राशियां किनको बोलेंगे? सदिश राशि। अब इसको हम लोग वेक्टर लिखेंगे। तो ऐसी राशियां जिसमें क्या होना चाहिए? परिमाण तो होना ही चाहिए, परिमाण प्लस दिशा भी होनी चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा होनी चाहिए। अब जैसे इसको थोड़ा डीपली समझो। जैसे हमने ये ब्लॉक रखा, ठीक है, इस ब्लॉक को हमें तुमसे कहा गया कि इस पे इसको पुश करो, तो तुम पहले यही बोलोगे किस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इस पे हमने फोर्स लगाया उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने बल लगाया वो कैसी राशि, इसमें परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है। तो अगर दोनों चीज़ हमारे पास हो जाए तो वो राशि कैसी बोली जाएगी? सदिश राशि बोली जाएगी। अब ये हो सकता है ऊपर से कंप्रेस करना है या इधर से या नीचे से। तो ये जैसे इस एरो का मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर, इसका मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर, इसका मतलब राइट से लेफ्ट, इसका मतलब ऊपर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल है हमारी कैसी राशि हो गई? बल हमारी जो हो गई वो सदिश राशि हो गई। एक हो गया वेग, वेग, ठीक। त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश, त्वरण। भार, अब भार के बारे में समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पुली है, पुली से एक, मान लीजिए एक रस्सी से एक ब्लॉक लटका दो, तो देखो ब्लॉक में जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg होता है, और mg भी भार कहते हैं, ये एक तरह का फोर्स होता है। अब ये इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई? नीचे की ओर। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड ये mg हुआ और डायरेक्शन ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब भार कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग, संवेग भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सदिश का निरूपण, मतलब किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए को बी से मिलाया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु और इसको बोलेंगे हम लोग अंतिम बिंदु। ठीक है,
अब मान लीजिए हमें इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर में क्या ज़रूरत होती है, एक तो हमें मैग्नीट्यूड, तो ए से बी ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन मान लीजिए हमें ए से बी की तरफ दिखाना है, तो इसको हम एरो से दर्शा देंगे। तो जो ए बी हुआ ये मैग्नीट्यूड, और ये जो हमने इस पर एक एरो लगा दिया, ये इसका मतलब हो गया ये इसकी डायरेक्शन हमें बता रहा है। तो अगर इसके बारे में बोला जाए तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ए टू बी होगी। अब दूसरा वेक्टर लिखा मैंने, जैसे बोल दिया ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब बी से ए की तरफ एक वेक्टर लिखना है, बी ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बी टू ए है। तो इसको बी हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो बी को पहले लिखेंगे और फाइनल पॉइंट ए है, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने ये बोला कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें इस वेक्टर के बारे में लिखना है। तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम लोग लिखते हैं इनिशियल पॉइंट और फिर फाइनल पॉइंट, ठीक। तो पहला इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट ए है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से, बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर इस एरो लगा देंगे। तो ये जो वेक्टर बनेगा यही हमारा, मतलब इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्थिर सदिश। स्थिर सदिश किनको बोलेंगे, तो देखो ऐसा एक सदिश जिसका जो है प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, मूल बिंदु। अब इसको देखो थोड़ा हम लोग इसका फिगर से समझ रहे हैं इसको। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। अब ये जो तीनों एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है। अब इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है स्थिर सदिश, तो इसको हम लोग कहाँ से जोड़ेंगे, मूल बिंदु से, ठीक। मूल बिंदु से ऐड कर देंगे तो जो ओपी वेक्टर मिलेगा, ओपी वेक्टर यही हमारा क्या बोले जाएगा, स्थिर सदिश, किसका, बिंदु पी का। तो हम इसको लिख सकते हैं ओपी बिंदु पी का स्थिर सदिश, ठीक। तो स्थिर सदिश की हमने डिफिनीशन क्या बताई है कि ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, मूल बिंदु, और अंतिम बिंदु कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, उसके पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, मूल बिंदु, तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं स्थिर सदिश। अब स्थिर सदिश जैसे हमने अभी लिखा है कि एक्स, वाई, जेड, जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या होगा, स्थिर सदिश। अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या होगी या इसका परिमाण, तो इसको हम इसके परिमाण को ओपी वेक्टर का मान से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे, अब तुम लोगों ने 11 में पढ़ा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कैसा होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमने इसको मान लिया, x1 मान लिया, इसको y1, इसको z1, इसको x2 मान लिया, इसको y2, इसको z2। वैल्यू रखोगे तो सब कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो ओपी वेक्टर का मान कितना हो गया, ये, ठीक। अब मान लीजिए जैसे कोई 3 पॉइंट दिए, उनका स्थिर सदिश लिखना है हमें। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इसका अगर स्थिर सदिश लिखेंगे तो इसको किससे जोड़ेंगे, इस वाले वेक्टर को किससे जोड़ेंगे, मूल बिंदु से। तो ओ ए वेक्टर में मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको मूल बिंदु से ऐड कर देंगे, पॉइंट सी को मूल बिंदु से ऐड कर देंगे, तो ये मान लीजिए बी वेक्टर स्मॉल, और ये मान लीजिए स्मॉल सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के क्या हैं, स्थिर सदिश बोले जाएंगे, ठीक, स्थिर सदिश। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि दिक् कोसाइन डीसी बोलते हैं, इनकी डिफिनीशन क्या है। देखो जैसे हमने एक 3D सिस्टम बनाया है, तो मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस बोला, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ये तीनों जहाँ पे कट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अब एक पॉइंट पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड ले लिए, इसको मूल बिंदु से मिला दिया, तो ये जो ए पी वेक्टर बना। तो दिक् कोसाइन किनको बोलेंगे कि किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ
गामा कोण बना रहा है, तो इनके जो कोसाइंस होंगे वही क्या बोले जाएंगे, दिक कोसाइंस। तो पहला मान लीजिए, पहला कोसाइंस क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। दूसरा कोसाइंस हमारा क्या मिलेगा, कॉस बीटा। तीसरा कौन सा मिलेगा, कॉस गामा। ठीक, अब इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से, और इनको ऐसे भी लिखा जाता है एल कामा एम कामा एन, ये क्या बोले जाएंगे, दिक कोसाइन। और इनमें रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये बच्चों याद रखना, 3D में थोड़ा ये हेल्प करेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की वैल्यू अगर रख लें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। तो पहला हम लोग सदिश पढ़ने जा रहे हैं शून्य सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, या ये बोल सकते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो, मतलब उसी के ऊपर लाई कर जाए। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अगर इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी वही रहना है तो इसको ए लिखेंगे। अब इसको डिनोट कैसे लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं कि शून्य सदिश किसको बोलेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये बी है, इसका शून्य सदिश लिखना है तो इसको बी वी लिखेंगे, मतलब बी वेक्टर। ठीक, और अगर ये बोला जाए कि जो शून्य सदिश होगा उसको, जैसे मान लीजिए ये P है, P पॉइंट का हमें शून्य सदिश लिखना है तो P वेक्टर लिखेंगे। अब अगर इसकी डायरेक्शन के बारे में पता किया जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर सोचा जाए तो कोई पॉइंट की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। अब अगला जो मात्रक है, जो वेक्टर है वो मात्रक सदिश, मात्रक सदिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब समझते हो कि 1 होता है, यूनिट का मतलब 1। तो ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल 1 हो। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए बी वेक्टर हमने बनाया। मान लीजिए मॉड ए बी वेक्टर इक्वल टू 1, तो ये हम कह सकते हैं जिसका परिमाण कितना हो, 1। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश। ठीक, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ए बी कैप से लिखेंगे। ठीक, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब मान लीजिए जैसे हम निकालना भी यहीं पे सिखा दिए, मान लीजिए ए बी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें पता करना है कि ए बी कैप कैसे निकाले जाएगा। तो ए बी वेक्टर निकालो और उसी के मार्ग से डिवाइड कर दो। तो ये किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है कि ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वी। ठीक, अगला वेक्टर पढ़ेंगे सहआदिम। सहआदिम का मतलब प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो सहआदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है या कुछ भी बोल दिया, वो पॉइंट है, एक ये ए वेक्टर निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ओ से। बी भी कहाँ से निकल रहा है, ओ से। बी का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है, सी का भी प्रारंभिक बिंदु ओ है। तो हम ये बोल सकते हैं ए वेक्टर कामा बी वेक्टर और कामा सी वेक्टर ये कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर या सहआदिम सदिश। ठीक, अब अगला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि संरेख सदिश किसको बोलते हैं, संरेख सदिश। ठीक, इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। 2 या 2 से अधिक सदिश यदि वो एक किसी रेखा के समांतर हों, मतलब एक दूसरे के समांतर हों, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संरेख सदिश बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक मान लीजिए ये तीसरा सी वेक्टर है, तो संरेख सदिश का मतलब ये हुआ कि ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के समांतर हों तो संरेख सदिश कहलाते हैं। तो ए बी सी तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, और दिशा इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ हो, दिशा इनकी विपरीत भी हो सकती है। तो ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर ये कैसे बोले जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है बच्चों। तो ए इनकी देखो, इसकी ए टू बी, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर की हो, इसकी इधर, इधर इसकी इधर, तो समांतर होने चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? संरेख वेक्टर। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि समान सदिश किनको बोलते हैं? समान सदिश। ठीक है, समान सदिश का मतलब इक्वल वेक्टर। इसकी मीनिंग भी समझ में आ रही है, इक्वल वेक्टर। ठीक, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये जब इक्वल सदिश कब होंगे? जब इनकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन बराबर होगी बी की डायरेक्शन के, और ए का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए किसके? बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तब वो दोनों वेक्टर कैसे बोले जाएंगे? तब वो दोनों वेक्टर बोले जाएंगे समान सदिश। अब अगला पढ़ लेते हैं, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर सदिश। ठीक, तो दो सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। मान लीजिए जैसे दो वेक्टर हैं जिनका परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो। मान लीजिए ए बी वेक्टर है, तो इसका जो ऋणात्मक सदिश होगा वो बराबर होगा माइनस का बी ए वेक्टर। तो अगर तुमसे ये पूछा है ऋणात्मक सदिश किसको बोलेंगे? जिसका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक सदिश। अब एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। मान लीजिए इसमें लिखा है कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो हमने ये सभी दिशाओं को यहाँ पे दर्शा लिया है प्लेन पे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री पश्चिम में, तो पश्चिम हमारा कहाँ से चलना है? दक्षिण से। तो दक्षिण ये हुआ, दक्षिण से 30 डिग्री के एंगल पे घूम जाओ पश्चिम में, तो ये हमारा ग्राफ निरूपण हो गया। तो ये 30 डिग्री और मान लीजिए ये 40 किलोमीटर दूरी है। ठीक, तो ओरिजिन से हम 40 किलोमीटर दूरी पर चलेंगे, कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। तो ये हमारा ग्राफ निरूपण हो जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि सदिश और अदिश में बताना है हमें। तो देखेंगे ये क्या लिखा है, 5 सेकेंड। तो सेकेंड क्या हुआ? टाइम हुआ। तो टाइम कैसी राशि? वेक्टर की स्केलर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि। ठीक, अदिश से आ को दर्शा देंगे। 10 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल कैसी राशि है? सदिश, तो इसको लिखेंगे सदिश। ठीक, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? आयतन। तो आयतन किस में होना? आयतन, तो ये कैसी राशि है? अदिश। इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये गति हुई, तो गति को हम लोग लिखते हैं अदिश। ठीक, अब लिखा है 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर। तो देखो जब भी डायरेक्शन होगी तो वो वेग होगा। ठीक, अब वेग कैसी राशि है? ये वेग हुआ, और वेग हम लोग पढ़ चुके हैं, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे दी गई आकृति में ये बताना है कौन से वेक्टर क्या है। संरेख वेक्टर के बारे में बताना है, कौन कौन से वेक्टर संरेख हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। संरेख की डिफिनीशन क्या बताई थी? ये ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के समांतर हों और वो दिशा कुछ भी हो, मतलब उनकी दिशा अपोजिट भी हो सकती है। तो देखो ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है और ये वाला तो इसके पैरेलल है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर कामा सी वेक्टर और कामा डी वेक्टर, ये कैसे वेक्टर हो गए? संरेख। ठीक, समान, तो समान की हमने डिफिनीशन क्या बताई थी कि ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो। तो ए वेक्टर का परिमाण ये इसके इक्वल है, दिया गया है क्वेश्चन में, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब परिमाण समान। अब डायरेक्शन देख लो, तो डायरेक्शन भी दोनों की अपवर्ड है। तो दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर और
सी वेक्टर कैसे वेक्टर है, समान सदिश। अगला क्वेश्चन है कि सह-आदिम को इनिशियल पॉइंट जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो अगर हम बोलें कि सी भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी और डी वेक्टर, तो तीसरे का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, सी वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा डी वेक्टर, ये कैसे वेक्टर हुए, सह आदिम सदिश, आदिम सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, उन वेक्टरों को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर।